दया, जिसकी जैसी पात्रता है ना। समझ की आवश्यकता है तो समझ उपलब्ध हो, वस्तु की आवश्यकता है, भौतिक वस्तु की आवश्यकता है तो वस्तु उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था, सभी के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था। कृपा, वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। वस्तु के अनुरूप, आदमी के पास मटेरियल बहुत है लेकिन उसको सदुपयोग करने का समझ नहीं है ना, तो दुरुपयोग ही करेगा। वस्तु उपलब्ध है, वस्तु उपलब्ध है। ज्ञान के रूप में भी बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, मानते हैं, जीने में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसको जानने के, जो मानते हैं उसको जान सकें, इसके लिए उसकी पात्रता को बढ़ाना। तो केवल हमको एक ही काम करना है, अपनी पात्रता को बढ़ाना है। ज्ञान तो है, ज्ञान तो उपलब्ध है ही, ज्ञान तो उपलब्ध है ही, केवल अपनी पात्रता को बढ़ाने का सवाल है। पात्र मीन्स बर्तन, है ना। कितना हम अपने आप में डाइजेस्ट कर सकते हैं, उस पात्र को बढ़ाना। इसलिए कहा कि मानना नहीं है कि सारी हम डिफरेंशिएट कर सकें, क्या मैं मानता हूं, क्या मैं जानता हूं। जो मानता हूं उसको बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह से एक बिल्कुल निरपेक्ष होकर एक प्रयोग कर, है ना। मैं और मेरी बात अलग अलग है, मैं एक सेपरेट एंटिटी है, मेरी बात एक सेपरेट एंटिटी है, मेरी मान्यताएं एक सेपरेट एंटिटी है। तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूं और सभी को बिल्कुल हम जांचने की जगह में ला सकें, और जो जानने में आता है वो जीने की जगह में आ सके, ये उसका क्रॉस चेक है। वस्तु मीन्स रियलिटी, है ना, ज्ञान या भौतिक वस्तुएं। तो शब्द के रूप में हमारे पास चीजें हैं, सूचना के रूप में हमारे पास चीजें हैं, या भौतिक वस्तु में हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध हैं, उनका सदुपयोग करने के लिए पात्रता की कमी है। तो पात्रता को विकसित करना, उसकी पात्रता को विकसित करना। पात्रता विकसित तो वही कर सकते जो समझदार है। ऑफ कोर्स, वो तो सारा काम ही वैसे ही है, ये सारा मामला वहीं पे है। करुणा, दया प्लस कृपा टुगेदर, पूरा व्यवस्था ही ऐसा हो जाए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, कि सभी के लिए सुअवसर मौजूद हों, ऐसी कुछ बात हो सके। तो ये कुछ बात हुई मानव मूल्य को लेके। स्थापित मूल्य, विश्वास से लेके प्रेम तक 9 मूल्यों की चर्चा हमने की। शिष्ट मूल्य, अच्छा मैं बहुत देर सोचता था फोंडेकर जी करते क्या हैं, तो लिखने का शॉर्टकट है। गुड, ये साधन का सदुपयोग है। इतना सारा बोर्ड पे लिखना, उसका फोटो ले लिए। चलिए, स्थापित मूल्य, जैसे हमने चर्चा किया कि ममता स्थापित मूल्य है, विश्वास, सम्मान। ममता का एक्सप्रेशन क्या होगा? उदारता। जिसके प्रति मेरे भीतर ममता का भाव है, उसके लिए मेरा तन मन धन अवेलेबल है, इन्वेस्ट हो जाता है। तो स्थापित मूल्य का जो एक्सप्रेशन है वो शिष्ट मूल्य है। अभी तक हम शिष्टाचार की बहुत बात करते हैं, है ना, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, घर में कोई गेस्ट आया है, स्माइलिंग फेस और बहुत सारा एक्सप्रेशन, और अंदर में सब गड़बड़, बिना समय चले आते हैं, है ना, कम से कम अपॉइंटमेंट तो लेना चाहिए, है ना। ये क्या हो गया? भीतर में नहीं है लेकिन बाहर में कोशिश कर रहे हैं। शिष्ट मूल्य नेचुरल है यदि स्थापित मूल्य है। तो स्थापित मूल्य स्थिति है और शिष्ट मूल्य गति है। स्थिति है तो गति है ही।
तो इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि पैर छुआ कि नमस्ते किया कि क्या हुआ, अंदर में कुछ होने की जरूरत है। इसकी हमने बात की, तो ये भी 9 मूल्य बहुत विस्तार से वो सारे बोर्ड पे लिखा है। और फिर ये सभी पूरा होता है तो जीवन मूल्य साकार होता है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, 4। इस तरह से टोटल 30 मूल्य एग्जिस्टेंस में है। यूनिवर्सल वैल्यूज, दीज आर यूनिवर्सल वैल्यूज, है ना। जैसे समृद्धि की हम बात करते हैं तो जब तक शरीर है तब तक समृद्धि के भाव की जरूरत है, शरीर नहीं रहा अब समृद्धि के भाव की जरूरत ही नहीं है। ये जीवन मूल्य शाश्वत है, शरीर है तो भी ये है यदि समझदारी है, शरीर नहीं है तो भी है। तो यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि जो मोक्ष है उसको हमने कहा आवागमन से मुक्ति, शरीर चलाने के बार बार के झंझट से मुक्ति। तो सारा जो दुख है वो शरीर के कारण है या भ्रम के कारण है? तो भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है, शरीर है चाहे नहीं है ना। तो भ्रम मुक्ति मोक्ष है, ये बात समझ में। प्रेजेंट एजुकेशन इसमें से कितने मूल्य को एड्रेस कर पा रही है? प्रेजेंट एजुकेशन इसमें से कितने मूल्यों को इससे ये मूल्य हमको यदि हमको ठीक से जीना है ना, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज और व्यवस्था के रूप में, ये मूल्य के बिना चल जाएगा क्या? है ना, इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। हर जगह वैसे ही है। जांचना आपको है ना, जांचना हम सबको है, और यदि प्रमाणित होता है तो भी बात बनेगी। अभी प्रेजेंट एजुकेशन इसमें से कितने मूल्य को मानव में स्थापित कर पाते हैं? 2 के लिए कोशिश है। हर चीज को again we look at bipolar thing, it will never be possible. सर उपयोगिता सिस्टम में उपयोगिता तक सीमित है। उपयोगिता और कला मूल्य के बारे में हम कुछ बात एड्रेस कर रहे हैं, कम से कम अस्तित्व में कोई उपयोगिता नहीं है, हम बात कर रहे हैं। कैसे कुछ कंफ्यूजन हुआ? प्रेजेंट एजुकेशन इसमें से कुछ नहीं दे रहा है, ये कैसे? मैंने तो कहा ही नहीं अभी, नहीं, मैं तो केवल क्वेश्चन रखा। मैंने so कहा कि we are getting from present। हाँ बिल्कुल। देखो अब अपने को क्या है, अब बहुत हमको क्लियरली चीजों को हम देख लें, जो हमको मिला है उसका सम्मान करते हुए, जो नहीं है उसको पहचाना जा सके और उसको पूरा किया जा सके, है ना। तो बिल्कुल कोई चीज को क्रिटिसाइज करना, हम कोई भाजपा और कांग्रेस तो कर नहीं रहे हैं कि हमको है ना झंडा उठाना है। ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं है, जो है वो स्वीकार, जो है उसको स्वीकार करते हैं। तर्क मिला, विज्ञान से मिला। आज हम जितनी सारी बात कर रहे हैं तर्क के धरातल पे काम कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली विज्ञान की देन है। जो एक विज्ञान परंपरा शुरू हुई उसने तर्क को एंटरटेन किया, धर्म ने तर्क को एंटरटेन नहीं किया, है ना। ये इतनी बड़ी देन है जिस धरातल पे खड़े होकर हम बात कर पा रहे हैं। हाँ जी। One thing I would like to present over here that present education system जो है वो लिटरेचर के ऊपर आधारित है। लिटरेचर कोई भी हो, एक लिटरली लिटरेचर हो, नहीं तो साइंटिफिक लिटरेचर हो। लिटरेचर कभी भी पढ़ा जो जाता है वो 3 मूल्यों के ऊपर पढ़ा जाता है। उसका एक शब्दार्थ है, हाँ। दूसरा प्रातिनिधिक अर्थ है और तीसरा लाक्षणिक अर्थ है। अभी शब्दार्थ और प्रातिनिधिक अर्थ पढ़ा जाता है, लाक्षणिक अर्थ ये पढ़ा नहीं जाता और पढ़ाया भी नहीं जाता। वो तो समझना ये अपना रूप है, एक्सपीरियंसिंग। सो हमारे यहाँ 3 रहते हैं, एक निरीक्षण जिसको वाचन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निरीक्षण, देन मनन एंड देन चिंतन। तो वह पढ़ाया जाता है, उसके बाकी का जो एक्सटेंशन है इट डिपेंड्स ऑन अस वेदर वी डू, एंड इफ वी डू ऑल 5 आर पॉसिबल। वही तो अब उसको करने की जरूरत है ना। So we need not blame education system. The
practice of the education system perhaps responsible. ठीक, एक तो ये कि हाँ, और कला की बात की तो वर्तमान संदर्भ में ये निश्चित है कि ये दोनों चीजें कुछ हद तक देखी जा सकती हैं, और मुझे जो है कला ज्यादा दिखती है, पर्याप्त नहीं पड़ता। नहीं, उपयोगिता से भी ज्यादा। उसका कारण मुझे ये लगता है कि उपयोगिता जो है सिस्टम में उपयोगिता तक सीमित है, व्यापक संदर्भ में अस्तित्व में मनुष्य अभी भी उपयोगी नहीं है। लेकिन कला प्रधानता मुझे इसीलिए दिखती है क्योंकि कला किसी सिस्टम से सीमित नहीं है, संबंधित नहीं है, और भौतिकता से भी उसका संबंध कम है, व्यक्ति की चेतना से संबंधित है। इसीलिए उपयोगिता से भी ज्यादा मुझे कला प्रधान लगता है समाज। चलो, कुल मिला के आईना सामने है, हम देख लें क्या हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है। इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो टोटली मामला छूटा हुआ है। मानव की कहीं जगह हमने बहुत क्रिएट ही नहीं किया है वहां पे। इसकी कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरा नहीं पड़ता है ना। ये बुक्स, ये सिलेबस, कांट ने ये कहा, हम तो अभी अधिकांश जो अभी आप उस वर्ग को छोड़ दीजिए, कोई अपनी स्वेच्छा से किसी गहराई में चला जाए, जो पैटर्न है, पैटर्न तो इतना ही है, हम साइंस भी भागवत की तरह से पढ़ते हैं, है ना। जिस तरह से हमको पढ़ा है, आइंस्टीन ने ये कहा है, इसको रटो, एग्जाम दो, उसने ये कहा है ना। तो उसके आगे का जो और खुलना चाहिए, है ना, कि ये एक प्रपोजिशन है। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हम सब टीचर्स हैं, रियलिटी को प्रपोज करने के कई मेथोडोलॉजी, कई तरीके हो सकते हैं, है ना। लेकिन कुल मिला के रियलिटी को कह पाना और सामने वाले तक पहुंच पाना और उसका जी के उसको क्रॉस चेक कर पाना, तो हम ये कहें कि इस रियलिटी को कहने का ये एक तरीका है। और क्या हो सकता है, इसको अपन जांचें, सोचें, एक्सपेरिमेंट करें, है ना। तो सामने वाले के भी सोचने समझने की फैकल्टी को यूज करने का स्पेस कैसे क्रिएट किया जाए और रियलिटी तक कैसे टच किया जाए, इसकी जरूरत तो है ही है। चलिए विचार की बात करें। अब ऐसा यदि हमारा समझ होगा तो इसके आधार पे हमारा विचार कैसा होगा। एक मुख्य चीज उत्पादन, प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए किसको ट्रेनिंग देना है? मानव को ट्रेनिंग देना है। उसमें मन तन को चलाता है, तन साधनों का उपयोग करता है। स्किल्स जो हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जीवन में स्किल्स, शरीर के माध्यम से उस स्किल का अभ्यास, साधनों से उसका, साधनों के आधार पे उसका प्रोडक्शन, है ना। तो तन मन धन से उत्पादन, तन मन धन का उत्पादन इसको कहा। फिर तन मन और धन का संरक्षण, संरक्षण। तीसरा तन मन धन का सदुपयोग। इसके अलावा और सही विचार का क्या फैलाव हो सकता है? टोटल विचार का, 700 करोड़ आदमी के टोटल विचार, सही विचार का फैलाव इतना ही है। उत्पादन, संरक्षण, सदुपयोग। इसके अलावा जो भी कुछ है वो कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम है, अधिमूल्यन है, अवमूल्यन है, अमूल्यन है। तो तनमन धन का सदुपयोग, धर्म नीति। तनमन धन का संरक्षण, संरक्षण स्पष्ट है कि नहीं? संरक्षण, उसको बनाए रखना, है ना। राजनीति, और राजनीति के अंतर्गत ही उत्पादन, अर्थनीति। सब हेड में अर्थनीति।
सारा कुल विचार का फैलाव, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति, तन मन धन का तन मन धन से उत्पादन, है ना, उसका संरक्षण, उसका सदुपयोग। संरक्षण से क्या मतलब है? जितना ऑस्ट्रेलिया अनाज पैदा करता है उतना हमारे यहाँ चूहे खा जाते हैं। ये हमारी रईसी है। हम अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को सुना सकते हैं, जितना तुम पैदा करते हो उतना हम चूहों को खिला देते हैं। चूहों के अस्तित्व को बचाते हैं। हाँ, इतना ये हमारा जो है परोपकार भाव है। तो ये क्या मिसमैनेजमेंट है, साधनों का मिसमैनेजमेंट है ना। और फिर बहुत सारी बातें हैं प्राइस कंट्रोल के लिए, कैसा कितना अनाज समुद्र में फेंका जाता है, 13 किलो अनाज खा के 1 किलो मीट बनता है, कैसा फिर वो सारी चीज़ों, कैसे वो उसको एक लंबा संसार है। साधन का धर्म नीति बहुत स्पष्ट है, तन मन धन का सदुपयोग। अब हमको राज्य नीति चाहिए या राजनीति चाहिए? राजनीति। क्या फर्क है दोनों में? गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। एक राज्य करने के लिए नीति, एक राज करने के लिए नीति, दोनों में अंतर है। जब राजनीति करना है तो साम दाम दंड भेद, राजनीति दंड भेद। राजनीति को अगर विच्छेद करें तो राजा की नीति माने वो अपनी मर्जी से चल सकता है। व्यक्तिगत मामला राज्य है, नीति यानी सिस्टम को चलाने के लिए शासन है, सत्ता है, जो है ना, ये व्यवस्था नहीं है। शासन अपने आप में एक अव्यवस्था है। ठीक, हमको राजनीति चाहिए। अभी तो राजनीति लिखते हैं ना, राजनीति लिखते ही नहीं, राजनीति कैसे? राजनीति ही लिखते हैं। राजनीति, उसको राजनीति लिखने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। कम से कम उस राजनीति का अर्थ है स्वराज्य, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, कि मानव की क्षमता को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वो राज्य के, विश्व के, धरती पे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का हर परिवार के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में नियोजन कर सके। संविधान और कानून ये राजनीति के बराबर वो सब फिर सब चाहिए ही उसके लिए। आप किसी को फांसी पे लटकाना है, उसके लिए कोई कानून चाहिए, उसके लिए कोई मिलिट्री चाहिए। कोई नहीं मानेगा तो इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है, वो सब जुगाड़ फिर चाहिए ही, है ना। तो कुल मिला के अब ये हमको, और ये किसका दायित्व है? ये शिक्षा का दायित्व है। मानव की क्षमताओं का इस प्रकार विकास कि वो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का परिवारों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए सदुपयोग कर सकें, ये योग्यता में उनमें मौजूद हो, है ना। तो ओम जी, एक बात अभी दिमाग में आई चर्चा के लिए। अभी तक क्या है कि लिखते हैं ना कि गैर राजनीतिक संगठन है। हाँ, तो लिखना चाहिए ये राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक, तो उससे पूरा संदर्भ बदल जाएगा। तो इसलिए हमको ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। हमको शुद्ध रूप से मैनेजर्स, सही मायने में उसको जो भी हम नाम दें, कि मानव की क्षमताओं का विकास करने का नाम है शिक्षा, और उन विकसित मानवों के द्वारा प्राकृतिक संसाधन के सदुपयोग का मामला है राजनीति। और उसका लक्ष्य क्या है? हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सके, है ना। वही अभी भी, पहले काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज थे, अभी काले अंग्रेज हैं, ढांचे त्यों के त्यों हैं, है ना? तो अभी यदि किसी समझदार व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास वो हैंड्स ही नहीं है जो उस तरह से कॉम्पिटेंट हो, उस तरह से समझते हो। तो उस तरह का एक वर्ग पूरा पैदा हो, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी आदमी के माइंडसेट में होगी। सस्टेनेबिलिटी आदमी के माइंडसेट, निश्चित आचरण नहीं होगा, कोई विकास सस्टेनेबल नहीं होगा। आदमी अनिश्चित रहेगा, विकास सस्टेनेबल हो जाएगा। क्या ये होने वाला है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना ऑर्गेनिक माइंड के नहीं होने वाली है। तो ऑर्गेनिक माइंड कैसे कल्टीवेट किया जाए, है ना, मानव कैसे, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन फैक्टर को कैसे एड्रेस किया जाए, तो ये राजनीति, ये एक पूरी चर्चा। इसका नाम नैतिकता है। अभी नैतिकता के नाम पे हम कैसा कुछ थोड़ा बहुत जो किए, 4 बजे उठना चाहिए, सबका पैर छूना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, डू एंड डोंट्स हैं, उससे काम चलेगा नहीं। विचारों का फैलाव ऐसा होगा, तो इसके आधार पर चरित्र क्या होगा, कार्य व्यवहार क्या होगा।
स्वधन, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। हाँ जी, ये चरित्र है। चरित्र को 3 पॉइंट्स में डिफाइन किया। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। धरती पे जितना झगड़ा हुआ है इन्हीं 3 पॉइंट पे हुआ है। स्वधन किसको बोलेंगे? स्वधन किसको बोलेंगे? अपनी कमाई। कौन सी? बिना शोषण की। तो अभी सीधा सीधा कहें, सेवा या उत्पादन। सेवा का मतलब है रिपेयर मेंटेनेंस, उत्पादन है ही। इससे मिला धन, उपहार और पारितोष। पारिवारिक सीमाओं में जो आदान प्रदान करते हैं उभय तृप्ति पूर्वक, देने वाला दे के खुश हो, लेने वाला लेके खुश हो। संबंधों में जो आदान प्रदान करते हैं हम साधनों का, वो, और समाज गति के लिए जो साधन हमको उपलब्ध होता है, ये सब स्वधन की सीमा में है। तो बिना प्रकृति का शोषण किए, बिना मानव का शोषण किए, है ना, जो धन उपलब्ध हुआ, है ना, उसको कहा स्वधन। स्वनारी के ऊपर अभी ज्यादा टाइम अपने पास नहीं। स्वनारी स्वपुरुष माने समाज के द्वारा स्वीकृत नारी और पुरुष, है ना। अभी इतना ही, इस पे काफी बातचीत हो सकती है समय सीमा को देखते हुए। दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब है उभय तृप्ति पूर्वक व्यवहार और प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, इस अर्थ में कार्य। ये चरित्र हुआ स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये मानव का चरित्र। तो अभी बहुत सारे शब्द बड़ा लूजली इस्तेमाल होते हैं। व्यवहार, चरित्र, आचरण, नैतिकता, ये कुछ एक जैसा ही मामला। मूल्य, लगभग सिनोनिमस जैसे, या बहुत, तो बिल्कुल क्लियर है। आचरण का मतलब है मूल्य प्लस नैतिकता प्लस चरित्र एज ए होल। नैतिकता की बात करते हैं तो मूल्यों के आधार पे राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति। चरित्र की बात करते हैं तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। एक क्लियर, जो प्रैक्टिसेबल हो, है ना। जब भी सही आदमी जिएगा तो ऐसा ही जिएगा, सुखी होगा तो ऐसे ही होगा। इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो अव्यवस्था होगा, दुख होगा। चलिए, इस सारी समझ के बाद करना क्या है? क्या करना है ना। एक व्यक्ति और एक परिवार के सुखी होने के लिए समाज में व्यवस्था होना मेरी जरूरत है ना। तो समाज में व्यवस्था हो, ये हमारी आवश्यकता है। तो समाज में व्यवस्था को समझना। कैसा समाज चाहिए? व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि अभय, समाज में अभय, और प्रकृति में सह अस्तित्व। इससे कम में चलेगा नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं।
और ये भी समझ में आता है, समाधान का मैनिफेस्टेशन परिवार में समृद्धि है, परिवारों के बीच अभय है और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व है। तो मूल चीज समाधान ही है। अभय मीन फियरलेसनेस। एक परिवार दूसरे परिवार पे विश्वास कर सके कि इनके साथ जिया जा सकता है ना। नॉर्थ इंडिया में स्वरोजगार योजनाओं के तहत है ना, फिरौती लेने का काम है ना, बहुत सारे स्वरोजगार काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो हम आज ये भी सेफ नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ हम गाड़ी से कहीं निकल गए हैं है ना, तो हम ठीक से वापस लौटेंगे कि नहीं, किसी पे विश्वास करें कि नहीं करें, कैसा करें। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हम देख ही रहे हैं। अब यदि जो एग्जिस्टिंग जितने मॉडल हैं उनको एक बार सामने रख के देखें तो एक छोटी सी झलक हमको मिलती है। जैसे पूंजीवाद, एक बात तो ये, इससे कम में काम चलेगा क्या? एक बात ये, इससे कम में नहीं चलेगा, इससे कम में हम व्यवस्था में नहीं जी सकते है ना। अब पूंजीवाद को देखें कि इसमें कितने को टच करता है। पूंजीवाद को डिफाइन करें। साधनों पे व्यक्ति का अधिकार, जिसका रिजल्ट आया अमीरी, जिसका डिजाइन आया कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म है ना, आप सब हम सब के बीच है ना। मैं कोई बहुत गहरी उसमें नहीं जा रहा हूं उस व्याख्या में, केवल एक झलक, बाकी तो बाद में हम करते ही रहेंगे। तो अमीरी और गरीबी तक हम पहुंचे। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ राष्ट्र अमीर हैं, कुछ राष्ट्र गरीब हैं। अमीर लोग और अमीर राष्ट्रों को हमने विकसित राष्ट्र कहा और बाकी को अनडेवलप्ड कहा या डेवलपिंग कहा है ना। अब समझ में आता है कि समाधान समृद्धि से कम में मानव विकसित नहीं है, समाधान समृद्धि से कम में परिवार विकसित नहीं है। तो सही मायने में धरती पे कोई राष्ट्र विकसित नहीं है, कुछ राष्ट्र गरीब हैं, कुछ राष्ट्र अमीर हैं। मोटी बात। साम्यवाद, साधनों पर सभी का समान अधिकार है ना, साधनों पर सभी का समान अधिकार, सब में बराबर बांटा जाए। साधन की आवश्यकता को महसूस करने वाला, यदि वो केवल शरीर होता तो बराबर बांटने से खुश हो जाता। कितने करोड़ में एक आदमी तृप्त होगा, कितने अरब में एक आदमी तृप्त होगा, इसका कोई आंकड़ा ना निकला है ना निकलेगा। क्योंकि तृप्त होने वाली चीज जीवन है, और सामान बराबर सम्मान और सुविधा बराबर सुख, ये इक्वेशन के तहत वो कहीं बराबर हो नहीं पाता है ना, कम ही रहता है। पूंजीवाद के मुकाबले साम्यवाद जीवन विद्या के ज्यादा निकट लगता है। हाँ, यदि उस ढंग से कहें सोचने में, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए जो मानसिक धरातल चाहिए वो नहीं है। दोनों में मैच उठा हुआ है, दोनों में मैच उठा हुआ है। दोनों में मैच उठा हुआ है। एक जगह साधनों पे एकाधिकार है, एक जगह साधन का समान बंटवारा है। दोनों ही साधन केंद्रित है, मानव केंद्रित नहीं है। फिर हमने कहा समाजवाद, वो एक कल्पना, अच्छी कल्पना होके रह गया। अच्छी कल्पना है ना। एक बार कुछ कमेंट्स हैं इतिहास में, पवन जी और ये धर्मपाल जी, इन लोगों ने काफ़ी अपने इतिहास का और सबका अध्ययन किया है। किसी समय में गांधी जी से किसी ने पूछा कि वेस्टर्न सभ्यता के बारे में आपका क्या ख्याल है। उसने बड़े गर्व से पूछा, कोई अच्छा सुनने को मिले। बोले अच्छा आइडिया है। कितने छोटे में आदमी। समाजवाद एक अच्छी कल्पना है, अच्छा आइडिया है, माने आइडिया मैंने काफी सरफेशियल मामला, आइडिया मैंने सरफेशियल बात, समाजवाद एक। तो अब ये हमको समझ में आता है कि समाधान समृद्धि अगर सहअस्तित्व से कम में मामला नहीं बनेगा। फिर अब और बहुत सारे वाद आ रहे हैं, प्रोजेक्टवाद और संस्थावाद, छोटा छोटा। चलिए इसको कैसे साकार किया जाए, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसके लिए 5 योजनाएं। करना क्या है? मानवीय पुरुषार्थ है ना।
आदमी की क्रिएटिविटी कहां लगने वाली है? सही अर्थ में क्रिएटिविटी शिक्षा संस्कार योजना। शिक्षा का अर्थ है 4 आयाम में व्यवस्था को समझना। ये 4 आयाम कौन से हैं? 4 आयाम मीन्स 4 पदार्थ, 4 अवस्थाएं जो सुख शांति। सब गोल हो गए। 4 आयाम का मतलब है, हमने बात की थी कि सुख क्या है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना और प्रकृति में व्यवस्था को समझना, है ना। मानव में समझना शुरू किया तो 2 चीज निकल आई, जीवन और शरीर। फिर परिवार पे हमने बात की है, समाज पे बात कर रहे हैं, प्रकृति में बात किया, फिर 2 चीज निकल आई, क्या? यूनिट्स एंड स्पेस। तो इस तरह से देखें 1 2 3 4 5 6, ऐसा बोलेंगे तो 6 आयाम में व्यवस्था में जीना या 4 आयाम में व्यवस्था में जीना, है ना। इसका इतना मतलब है। वर्तमान में हम देखें तो कितने आयाम में हम जी पा रहे हैं, या हमारा फोकस कहां पे है? शरीर पे। वो उसका हालत कैसा हो जा रहा है वो अपन देख ही रहे हैं, है ना। तो ज्यादा हमारा फोकस शरीर पे, तो 6 में से 1/6 में जीने का, 1/6 में जी के निरंतर सुखी होने का प्रयास है। शरीर भी ठीक नहीं रहता, उसलिए तो अब बेचारा वो क्या करेगा, कितना करेगा, है ना। तो ऐसा ये एक अंगी हो गया। शरीर ठीक रहता तो मान लो एक तो कुछ ठीक है, वो भी मान। चलिए, शिक्षा का पर्पस है 4 आयाम में व्यवस्था को समझना। 4 आयाम में व्यवस्था को समझना, यही प्रतिभा है, टैलेंट, ये प्रतिभा है ना। समझना टैलेंट है। अभी टैलेंट का क्या मतलब है? बहुत एनालाइज करना, बहुत सारी सूचनाओं का होना, या और कुछ। संस्कार क्या है? 4 आयाम में व्यवस्था में जीना। समझना शिक्षा है, जीना संस्कार है। सॉरी, जीना संस्कार है और इसका नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। जीना पर्सनैलिटी है, समझना टैलेंट है ना। अपने पर्सन होने को समझ पाता हूं तब ना पर्सनैलिटी होगी। शरीर को मान, स्वयं को शरीर मानने के आधार पर, है ना, वो पर्सन नहीं है अभी, है ना। ना, फिर क्या बोलते हैं? आदमी बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी है, हाँ, कौन बोला? आदमी ठीक हो। स्वार्थ का मतलब है स्वयं के अर्थ में जीना। स्व अर्थ, स्वयं के अर्थ में जीना। स्वार्थी हो जाते तो बात ही बन जाती। हम शरीरार्थी हैं, और शरीरार्थी, शरीर का अर्थ समझ में आता तब ना शरीरार्थी होते, उधर भी नहीं। इसीलिए शरीर भी बीमार है, इसलिए शरीर अर्थी है। क्या बात,
अर्थ नहीं समझ में आया तो वो अर्थ ही हो जाता है ना? इंग्लिश का आती है या हिंदी का आती है जो बच गया है तो आती है। हाँ जी, इसके लिए कार्यक्रम तो 2 कार्यक्रम, लोक शिक्षा और मानवीय शिक्षा। लोक शिक्षा में जीवन विद्या शिविर, जिसमें हमें आप सब भागीदार हैं। मानवीय शिक्षा के लिए 2 स्टेप, शिक्षा में मूल्यों का समावेश और सही अर्थों में तो मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा। असली मामला इतना है, यहां तक पहुंचने के लिए सारा प्रयास है। मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा ही मानवीय शिक्षा। मानव को अपना मूल्य पता चल सके, मूल्य ही उसकी पहचान है, यही उसकी परमानेंट आइडेंटिटी है। इस पहचान के साथ वो जी सके, इस योग्यता से संपन्न करने का नाम शिक्षा, शिक्षा संस्कार। बढ़िया, कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ हमको जाना है, और उसमें आपने कंधे देख लीजिए कितने मजबूत हैं, है ना? यहाँ का सात्विक आहार खा के और मजबूत हो गए। हाँ। हमने सुना था वो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। जब मैंने पहली बार शिविर किया तो मुझको इसका अर्थ पता चला। तो उसको अपना साइज का पता चलता है ना? अभी जो आपने कहा ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है, मतलब ये कि बॉम्बे वाले पहाड़ के नीचे आए? नहीं, वो तो उनको ही तय करना है। हम समुद्र से आता है। मंथन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समुद्र से आए या फिर भी दो जगह से भी आए, जहाँ इमेजिनेशन में ही रहते हैं। नहीं, आप क्या जब मेरे को काफ़ी सारी निरर्थकता दिखाई देना शुरू किया 24 साल की एज में, तो मुझको ये तो लगने लगा कि ये काफ़ी कुछ मामला ठीक नहीं है। क्या ठीक है ये अपने को भी पता नहीं है, पर ये काफ़ी कुछ इसमें मामला गड़बड़ है ना? जिंदगी का रोज का 4 घंटा तो रोड पे ही गुजर रहा है। एक तो उसकी पीड़ा, 2 घंटा सुबह ऑफिस जाने में, 2 घंटा शाम को आने में, 4 घंटा रोज मेरी जिंदगी का रोड पे गुजरता है। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था। और फिर जो मैं करता हूँ उससे मुझको तृप्त, मैंने केवल मैं कंप्यूटर ठीक करता रहूँ या कल को मेरी बड़ी कंपनी हो जाएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मुझको लगा काफ़ी कम है मामला। अब मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था, और जिसमें मैं जी रहा हूँ उसमें कंप्लीट नो है, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब मेरी स्थिति कुल इतनी थी, व्हाट नेक्स्ट? मेरे पास 2 विकल्प था। एक तो मैंने कल्पना की, यदि मैं इसको छोड़ के अब मेरे को ढूंढना है कि सही क्या है, डिजिटल कर रहा है पिक्चर अपना। जीवन संगीत है ना, जीवन संगीत है। एक बार में एक संगीत रहता है, 2 संगीत रहते हैं, दोनों हट पुट। परस्परता पूरक कर रहे हैं। वो पूरक में हो तब।
तो मैंने दो निष्कर्ष निकाले। अपने ही रास्ते बनाने के लिए हम कहीं अपनी मानसिकता को तैयार करते हैं, अपने ही लिए रास्ता बनाने के लिए हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने कहा कि यदि मैं छोड़ के और मेरे को ढूंढना है कि सही क्या है, इसका वर्स्ट ये होगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैक्सिमम ये हो सकता है, बेवर्स्ट सोच लो, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैक्सिमम ये होगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाई चांस ये भी हो सकता है कि कोई चीज मिल जाए, ये एक संभावना। तो यदि मैं अभी वर्तमान स्थिति को देखता हूं कि मैं आज और अभी मरा हुआ हूं, भाई जो चीज मुझको स्वीकार ही नहीं है तो मैं आज और अभी मरा हुआ हूं, तो मैंने एक चीज की कल्पना की कि मेरी सफलता के मापदंड क्या होंगे। तो उस क्षण मेरे मन में एक विचार आया कि शरीर छोड़ते समय मुझको पछताना नहीं पड़े तो मैं सफल हूं। शरीर छूटते समय मुझको लगे कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, रिजल्ट की बात नहीं है, है ना? मैं जो कर सकता था जो मैं अधिकतम कर सकता था मैंने पूरे अपने घोड़े जितने खोल सकता था मैंने खोल लिए। जो सामने है सो है। ये पछतावा नहीं रहे कि ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। रिपेंट करना नहीं पड़ेगा तो अपन सफल है। आज ही जिंदा लाश हैं, एक चांस ले लेते हैं। आज ही लाश हैं तो अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब खोया ही हुआ है, शायद कुछ मिल जाए। तो ऐसा करके अपने जिंदा होने के लिए रास्ता आदमी बना लेता है। तो मुझको ऐसा लगता है इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आदमी के भीतर वो ताकत है ना, कि वो इन सारी विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेता है। और जैसे ही हम एक कदम चलते हैं प्रकृति हमारा साथ देती है। बहुत सारे योग संयोग जो हमको पता भी नहीं रहता है कि कौन कब कहां मिलेगा, है ना। तो अभी हम क्या देख के डरते हैं जो आज मेरे पास नहीं है, क्या संयोग मेरी जिंदगी में आने वाले हैं उसका तो हमको अभी पता नहीं है। तो जो नहीं है उसको देख के हम डरते हैं, है का पता नहीं है इसलिए इनसिक्योर फील करते हैं। पर एक सवाल है, समझदारी के बाद क्या योग संयोग समझ में क्लियर निश्चित रहते हैं? भरोसा हो जाता है। घटनाएं कब कैसे घटेंगी ये तो कहना मुश्किल है, पर भरोसा होने लगता है। अस्तित्व में शुभ ही है, दुर्घटनाओं की व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, वो केवल मानवीय गलतियों का परिणाम है ना। और मानव बेसिकली अच्छा करना चाहता है। सर भौगोलिक जो चीजें होती हैं वो भी तो अस्तित्व के लिए एक भौगोलिक वो चीजें हैं जो प्रकृति के विकास जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप हो गया, वो प्रकृति के विकास के क्रम में है। उसका एक निश्चित पैटर्न है, उस पैटर्न को मानव समझ सकता है, उसके साथ जीने के डिजाइन को बना सकता है। ये जो मानव की छेड़छाड़ के कारण सब कुछ अनिश्चित हो गया है, इसमें थोड़ा सा इनसिक्योर हम हो गए, है ना। बाकी इस बेल्ट में भूकंप आ सकता है, वहां या तो मकान ना बनाया जाए तो उस सिक्योरिटी को लेते हुए बनाया जाए, उस तरह की चीजों को वर्कआउट किया जा सकता है। चलिए अगले पे चलते हैं। दूसरा, उत्पादन कार्य, है ना। आवर्तनशील विधि से उत्पादन हो, माने कुल मिला के प्रकृति में व्यवस्था बनी रहे, इस अर्थ में सारा उत्पादन। और विनिमय कोश, विनिमय का अर्थ है लाभ हानि मुक्त विधि से। लाभ हानि जब हम कहते हैं तो लाभोन्माद है इसका मतलब, है ना। यदि श्रम बराबर लाभ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो मैनिपुलेटिव एक वाला स्टाइल जो है उसको हम लाभ कह रहे हैं तो उससे मुक्त हमको चाहिए। जैसे अभी का जो व्यापार का स्टाइल है, सामान को स्टॉक करो, जब बाजार में कीमत बढ़ेगी उसको हम रिलीज करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट है ना। मतलब लोभ नहीं हो, लाभ हो। हाँ, लोभ नहीं हो, श्रम हो, हमारे श्रम का हम पैसा लेते हैं। लाभ हानि मुक्त विधि से आदान प्रदान। लाभ हानि लोभ हानि श्रम उत्पादन में श्रम लगता है, हम बेचने में श्रम, व्यापार कर रहा है ब्रोकर है वो श्रम कहाँ लगा रहा है, वही मदद कर रहा है वो श्रम कहाँ लगा रहा है। बस तो डायरेक्ट, तो कुल मिला के श्रम, लोभ हानि अगर ठीक है ठीक है, समझने की बात है। अभी लाभ का मतलब वही है, क्योंकि जीविका के लिए लाभ तो जरूरी है, हाँ। लेकिन वो उचित होना चाहिए, हमारा श्रम नीतिपूर्ण होना चाहिए। कोश और संग्रह में क्या फर्क है?
किसी खास अच्छे पर्पस से रखा हुआ, है ना। जर्नलिस्टिक हो सकता है। संग्रह यानी इकट्ठा करने की टेंडेंसी। भयवश संग्रह होता है और व्यवस्था की प्रवृत्ति के साथ कोष होता है ना। आउट ऑफ फियर वी एक्यूमुलेट। और व्यवस्था के अर्थ में, समाज गति के अर्थ में, समाज में व्यवस्था हो, है ना, उसके लिए तो जितना भी ये टैक्सेस हैं बेसिकली कोष है। अब उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो गया वो अपनी जगह है ना। सारा इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, कुल मिला के समाज गति के लिए एक व्यवस्था है, उसका दुरुपयोग होता है या जो भी उसमें गड़बड़ है वो अलग बात है। तो कोष समाज गति के अर्थ में, समाज गति और परिवार व्यवस्था के अर्थ में। चलिए, स्वास्थ्य संयम योजना। स्वस्थ आदमी किसको कहेंगे? स्वस्थ क्यों रहना चाहिए? स्वस्थ क्यों रहना चाहिए? स्वस्थ यानी स्व में स्थित, तो अपनी कॉन्शियसनेस में अलाइव होना चाहिए आदमी। अभी शरीर की बात कर, नहीं, उसी की बात है ना। जब शरीर की बात करते हैं तो कुल मिला के अब समझ में आता है। देखिए, नहीं तो कन्फ्लिक्ट कैसा है, शरीर से सुखी होना है तो शरीर से भोग करना है, शरीर से अति भोग होगा, शरीर बीमार होगा। एक तरफ शरीर स्वस्थ भी रहना चाहिए और एक तरफ मैं ही उसको बीमार करूंगा, ये कन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। तो समाधानित होने के लिए शरीर है, ये स्पष्ट होता है तो शरीर की उपयोगिता स्पष्ट होती है। शरीर की उपयोगिता स्पष्ट होती है तो उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी को मैं स्वीकारता हूं, है ना। तो स्वस्थ शरीर की पहचान क्या होगी? Adjusted to the surroundings. Healthy mind, healthy body. समाधान को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त शरीर, जो इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए है उस काम को पूरा कर दे, स्वस्थ है ना। ठीक, तो समाधानित करने के लिए, हाँ, समाधान को पाने के लिए पर्याप्त हो, है ना, जीवन के आदेशों को एग्जीक्यूट करने के लिए पर्याप्त हो, तो स्वस्थ शरीर। और संयम, संयम किसको? संयम का अर्थ है कि शरीर की उपयोगिता को पहचान कर शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी का भाव कहां पे होगा? जीवन में, है ना। तो कुल मिला के संयम का मतलब समझ है। शरीर के प्रति जो समझ है इसका नाम संयम है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी का भाव बराबर संयम, है ना। ऐसा संयम कहीं अपन एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, टाइम कम है, नहीं तो एक कहानी सुनाता। तो मिलेगा, चाहिए और क्या मिलेगा, टाइम की क्या बचा? न्याय सुरक्षा योजना। न्याय का मतलब है समझने के प्रोसेस अपने आप में एक स्थिति है ना। तो जो भी समझने में कमी रहेगी उसके अनुपात में कुछ ना कुछ गलती आदमी करेगा ही। आदमी जब भी गलती करे तो उसको कहां भेजा जाए? जेल। और वो किस तरह से इस प्रकार गलती करे कि अगली बार ना पकड़ा जाए, इसकी ट्रेनिंग का नाम जेल है ना। है ना? होना क्या है, वो कुछ समझ ले ताकि अगली बार गलती ना हो। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमारा भविष्य जो है जेलों की तरफ जा रहा है। अभी कलाम साहब ने कहा कि मैं ये कैसे परिवर्तन होता है मैं देखना चाहता हूं। बोले सर 2 घंटे में तो सब नहीं हो सकता है, पूरा शिविर एक देखना होगा। तो बोले ठीक है, मैं पूरा शिविर ऑर्गेनाइज करता हूं। वो जो 24 लोग जिनको फांसी होने वाली है वो उनकी कलम का इंतजार कर रहे हैं। अब वो एक काफी एक
सोचने वाले आदमी, उनको लगता है कि किसी को जिंदगी देने का अधिकार नहीं है तो मुझको मौत देने का अधिकार भी नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, क्या इनको ठीक नहीं किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिखा, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है उनको ही फांसी देते हैं। अब क्या करें? तो कहीं से जो भी संदर्भ हुआ, बातचीत हुई, तो लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो बोले फिर कुछ प्रयोग करके देखा जाए। तो अभी तिहाड़ जेल में एक शिविर होने वाला है जिसमें राष्ट्रपति जी खुद डायरेक्टली बैठेंगे कि टीवी, बाबा की तरह टीवी लगा के बैठेंगे, अपने को पता नहीं है। नहीं, अब जो भी होगा, लेने वाले बहुत लोग हैं। और रायपुर जेल में महिला विंग में मीना भाभी हमारे बीच में से, और हमारी एक अनीता बहन हैं, और हमारी बहुत सारी भाभियां और हमारी पत्नी भी बैठी हैं। तो ये लोग वहाँ एक महिला का हस्बैंड था जो क्या अफीम, गांजे का धंधा करता था। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वो महिला, हाँ, में गांजे का काम करता था। तो क्या हुआ, उसको करता खुद था, 3 बार जेल उसको भेज देता था। मतलब महिलाओं के लिए ये रहता है कि थोड़ा सा जल्दी छूटने का जो भी रहता होगा, स्वरोजगार में बाधा ना आए, जो भी मतलब उसका भी कहना था। हाँ, तो उसके बाद वो बताई तो शिविर की कि जीवन और शरीर, तब उसको इस चीज की समझ में आई कि वो मेरे शरीर को मतलब उसको मतलब शरीर मानता था, इस आधार पर करता था। अब मैं ठीक से समझी कि वो मेरे जीवन को नहीं समझ पाया। अगर उस तरह करके वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक शब्द पूरे शिविर में नहीं लिखी, नहीं कुछ की नहीं, उसको जीवन और शरीर की इतनी हो गई कि आज मेरे को पता चला कि जाके अब मैं इस चीज को समझ पाई हूँ कि जीवन और एक शरीर अलग चीज है। वो मेरा किसका सम्मान कर रहा है, वो मेरे को किसको समझ रहा है, वो मेरे शरीर को मुझे समझ रहा है। इतने अच्छे से क्लियर कर पाई इस बात को। और कई लोगों का तो बहुत अलग अलग तरह का रहा है कि अभी तक जो हमारी भावना थी कि जाके छूट के अब यहाँ से छूटेंगे और तुरंत जाके उनसे बदला लेंगे, वो जो भावना थी कि कहीं ना कहीं वो आवेशित गति में उसने वो काम किया है, तो उस तरह हम भी जाके यही करेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं हुआ। उस तरह लेके उनके बहुत अच्छे जो उनका मूल्यांकन रहा, बहुत ही अच्छा रहा। फाइनली उसने कहा कि ये मेरे पति का ये आचरण बहुत अच्छा रहा है ना, कम से कम इसके बहाने मैं जेल आई और मुझको जीवन विद्या शिविर मिला। तो न्याय का मतलब है मानव और मानव के बीच में संबंधों को सुनिश्चित करने के अर्थ में व्यवस्था हो। यदि कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसकी समझ को पूरी करने की व्यवस्था हो, इसका नाम है ना। तो हमारी सारी जेल को कुल मिला के उत्पादन के केंद्र होंगे, समझदारी पूर्वक जीने के केंद्र होंगे। और सुरक्षा का मतलब है साधन का सदुपयोग, है ना। साधन का संरक्षण और सदुपयोग ही सुरक्षा है। लॉकर में रखना सुरक्षा नहीं है, है ना। कितना गोल्ड लॉकर में रखा हुआ है, ये सुरक्षा नहीं है। उसका संरक्षण हो, उसकी देखभाल हो और उसका सदुपयोग हो, यही उसकी सुरक्षा है। सदुपयोग का मतलब है रोटेशन में रहे, समाज में इन्वेस्ट हो। संरक्षण का मतलब है उसका देखभाल करना, खराब नहीं हो रहा है, देख रेख करना, है ना। सदुपयोग का मतलब है उसकी सही जगह में उसका इस्तेमाल हो जाए, है ना। जमीन लेके डाल दिए हजारों एकड़, है ना, जिनको अब खेती करना है अब उनके लिए जमीन ही नहीं। चलिए, ये 5 योजनाओं पे हमने बात की। कुल मिला के जो करने लायक काम है वो ये निकल के आता है। अब हमारी सभी, अब ये तो अब किससे होगा, शिक्षा संस्कार से समाधान है तो उत्पादन कार्य से, शिक्षा से और उत्पादन कार्य से समृद्धि, ये दोनों हैं। यदि परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहा है तो क्या किसी का शोषण करने की सोचेगा? ऐसे परिवार पर विश्वास किया जा सकता है, हम जी सकते हैं साथ में और प्रकृति के साथ हम पूर्वक जिएंगे। कुल मिला के किसी भी देश या धरती पे ये 5 ही योजनाएं हैं जिनको हमको ठीक से संभालना है, बाकी फिर इनके सब हेडिंग्स हैं। किसी भी समाज और देश को
संभालना है तो ये 5 योजनाएं हैं और मुख्य रूप से शिक्षा को ही संभालना है। तो किसी भी देश का, किसी भी समाज का मैक्सिमम फोकस शिक्षा पे होने की जरूरत है। जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो शिक्षा में होने की जरूरत है। कैसा हो गया है, हम खुद को शरीर मानते हैं, पत्नी को भी शरीर मानते हैं, बच्चे को भी शरीर मानते हैं। बच्चे पैदा हमने किए, पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। बच्चे पैदा हमने किए, पढ़ाने, उनको संभालने की जिम्मेदारी हमारी। तो एजुकेशन, यदि जागृत समाज होगा तो एजुकेशन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कहीं ना कहीं इट शुड बी रन बाई, अभी भी देश के शायद 60% स्कूल किन्हीं संस्थाओं के द्वारा, किन्हीं ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित है। चाहे गुजराती समाज है, चाहे कोई और समाज है, चाहे कोई और ट्रस्ट है ना। तो हमारे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स होने की जरूरत है, ऐसा एक हमको क्लियरली समझ में आता है। एक और बात थोड़ी सी यहाँ पे कही जा सकती है, जैसे हम घर बनाते हैं, एक मैं विचार रख रहा हूँ है ना, इसमें आप लोग बताएंगे कि मेरा सोचना कितना सही है। हम घर बनाते हैं, घर अपने आप में कोई वायबल प्रोजेक्ट है क्या? पैसा लगा दिया, बात खत्म, उसे वापस कुछ नहीं आता है, उन्हें रिटर्न कुछ नहीं है। हम रहते हैं, हम उससे कोई इनकम की नहीं सोच रहे हैं अलग से, है ना, शरीर की सुरक्षा है। अब यदि इस क्लैरिटी की रोशनी में देखें कि जीवन और शरीर, तो इस तरह से देखें तो वाकई में घर मुख्य रूप से किसका घर है? शरीर का। रात को आए, सोए, सुबह नाश्ता किए और चले। कहाँ चले? स्कूल चले या काम पे चले। तो इसका मतलब स्कूल वास्तव में जीवन का घर है, जहां जीवन को नर्चर किया जाना है, जहां उसको ट्रेनिंग दिया जाना है, समझ दिया जाना है। तो स्कूल हमारे बच्चों के सही मायने में घर हैं, जहां उनकी जिंदगी को शेप दी जानी है। इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हमको एक वायबल प्रोजेक्ट के ढंग से सोचना चाहिए या केवल एक इन्वेस्टमेंट के ढंग से सोचना चाहिए? एक मैं सिर्फ एक सोच रख रहा हूं बीच में, है ना। जिस तरह से हम अपने लिए घर बनाते हैं, उस तरह से हम सब मिलके अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फीस के रूप में चार्ज करने की जरूरत नहीं है, है ना। वो तो हम सब के लिए, हम सब की तरफ से अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से समाज में एक पुण्य कार्य के रूप में स्कूल बनाना, स्कूल चलाना रहा ही है। कहीं ना कहीं ये फीलिंग पहले से रही ही है ना। ये जो शिक्षा पूरी तरह से एक कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गया है ना, शिक्षक पूरी तरह से एक कॉमर्शियल एंटिटी हो गया, ये जो सारा धरातल खिसका है, इस पे थोड़ा सा एक और अपने को सोचने विचारने की जरूरत है कि धरातल कहां से कहां शिफ्ट हुआ है ना। तो यदि अब हमको ये समझ में आता है, मैं अपने व्यवहार करने का तो पैसा नहीं लेता हूं, है ना। मेरे घर में मेहमान आया, मैंने 2 घंटे बात की और बिल बना के दे दिया, मैंने आपसे 2 घंटे बात की, है ना। तो मेरा व्यवहार मेरी खुशी का एक्सप्रेशन है ना। मेरी नॉलेज की शेयरिंग मेरी खुशी का एक्सप्रेशन है। इसलिए कहीं ना कहीं जो, हालांकि वो कितना बात तक पहुंच पाया, बाबा ने कहा कि मूल्यों के प्रकाश में शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का उसमें समावेश। तो बेसिकली उत्पादन गतिविधियों से गुजरना हर व्यक्ति के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक आवश्यकता है, ताकि हमारे खुद के हाथ में ये रहे कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरे हाथ में वो दम है कि मैं चीजों को मूव कर लूंगा। 22 साल बहुत हैं, 22 साल के 20-22 साल की शिक्षा में हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है और उत्पादन पूर्वक स्वावलंबी होने का कॉन्फिडेंस पा सकता है। फिर उसकी भूमिका भागीदारी कहीं भी, किसी भी फील्ड में होगी, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी उपयोगिता के अनुसार, वो एक अलग मामला है। तो शायद शिक्षा के मॉडल पे, शिक्षा के डिजाइन पे और आगे बात करने की, सोचने की जरूरत है। फाइनली, कौन करेगा? अभी तक क्या चर्चा किया? क्या करना है, करना क्या है। अब क्या बात करेंगे? 2-5 मिनट में और लास्ट टॉपिक, कौन करेगा। कौन कर पाएगा या एक सही मानव का स्वरूप या मानव की सार्वभौम पहचान। भाई ISI होता है, ISO होता है ना,
तो UHS क्यों नहीं हो सकता? यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पैरामीटर्स होना चाहिए, कुछ हैं, है ना? अब वो शरीर के अर्थ में परिभाषित हैं कि टोटलिटी में परिभाषित हैं, उसको अपने को देखना है, लेकिन होने की तो जरूरत है। अच्छा, धीरे धीरे वो समय आ ही गया। देखिए, हमारे पिताजी लोगों की शादियों में एक नाई नाम का व्यक्ति जाता था, वो तय करके आ जाता था। घर वाले परिवार एक दूसरे को नहीं देखते थे, केवल सूचनाएं उनको मिलती थी। यहाँ से शुरू हुआ, मैंने पिछले 50 सालों में या 40 सालों में कितना चेंज हुआ। हम लोग की शादियों का समय आया तो एक कमरे में 5 मिनट के लिए बिठा दिए, बात कर लो। क्या बात होना है? बाद में हमारे क्या बोल सकता है, बात करने का जरूरत क्या है?